Hello and welcome. I invite you to my YouTube channel Durgacharan Nanda. I request you to watch out my videos, subscribe to my channel and press the bell icon so that I could upload more and more videos. Dear students, today we are going to start a new chapter of class 10, that is chapter 1 of geography. The name of the topic is resources and development. So let us explore the topic. What is resource? Resource has the definition that everything available in our environment which satisfy our needs. जो कुछ हमारा ये पर्यावरण में हमको उपलब्ध होता है, जो कि हमारा जरूरतें पूरा करता है, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, हमारा तकनीक ज्ञान उसे हासिल करने के लिए पर्याप्त हो, इट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक तौर पर ये हमको ग्रहणीय होना चाहिए, और इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब अर्थनैतिक स्थिति हमारा अच्छा हो ताकि हम ये रिसोर्स को पा सके, उसे हम अवेलेबल कर सके। तो रिसोर्स के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। रिसोर्स के बारे में 8वीं कक्षा में आप लोगों को भी पढ़ाया गया था, जिसमें कहा गया था एनीथिंग अवेलेबल ऑन दिस अर्थ व्हिच हैज यूटिलिटी एंड वैल्यू, मतलब जिसका उपयोग है तथा मूल्य है, इसे रिसोर्स कहा जाता है। तो ये जो संसाधन है ये क्या है, आगे जाकर हम विस्तार से जानेंगे। ये देखिए, जो रिसोर्स है ये प्रकृति से हमको मिलता है, नेचर से मिलता है। उसको हासिल करने के लिए तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान है, ये संस्थान तकनीकी तथा प्रकृति और मानविक क्रियाकलाप, ह्यूमन इनिशिएटिव मेक्स एनीथिंग एज ए रिसोर्स। तो लेट अस गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और डेवलपमेंट, ये 4 हिस्सा है उसका। 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 नेचर्स थ्रू व्हिच वी कुड क्लासिफाई द रिसोर्सेस। ये अगर हम उसको ओरिजिन के आधार पर, मतलब कहां से शुरुआत हुआ, उसे हम जानेंगे, तो ये 2 तरह हो सकता है। एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक मतलब जीवक या जीवित, अबायोटिक मतलब जिसका जान नहीं है, जीवन नहीं। जैसा कि जो वनस्पति और वन्य प्राणी ये बायोटिक रिसोर्स में आते हैं, और हमारा जो मिनरल रिसोर्सेस, सॉइल रिसोर्सेस, ये अबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आता है। रिसोर्सेस obtained from the biosphere and that have life is called as biotic resource. इसमें आते हैं फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक, ह्यूमन बींग्स, ये बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। और अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं जिनका जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक्स, मेटल्स एटसेट्रा। और एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होगा कि खत्म नहीं होगा। जो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्स को बांटा गया है, उसको विभागीकरण किया गया है। एक है रेन्यूएबल, दूसरा है नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल का मतलब है जिसको व्यवहार करने के बाद फिर दोबारा हम उसे व्यवहार कर पाएंगे, वो फिर रीन्यू हो जाएगा, फिर नवीकरण हो जाएगा। तो इसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम फिर वापस नहीं पा सकते हैं। वंस इट इज यूज्ड मींस इट इज एग्जॉस्टेड। रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो है वो रीन्यू हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है, जैसा कि सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस एंड फ्लो। कंटिन्यूअस में आता है वाटर एंड विंड, और फ्लो में आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और नॉन रिन्यूएबल जो है हमारा मिनरल रिसोर्सेस है, फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो चित्र दिया गया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के
आधार पर इसको विभागीकरण किया गया है। अब आता है रिसोर्स का ओनरशिप मतलब मालिकाना। पहला आता है इंडिविजुअल, मीन्स वेर एवर द इंडिविजुअल इज द ओनर और इट इज प्राइवेटली ओन्ड। जैसा कि आपका मोबाइल फोन जो है, आपका टेलीविजन है, आपका मकान है, आपका खुद का जमीन है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। और दूसरा आता है कम्युनिटी, जिसे आम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड, जिसका मालिकाना कम्युनिटी के पास, गुट के पास है। एक गांव का जो शमशान है, गांव का जो चरगाह है, ये गांव के सब लोगों के नियंत्रण में रहता है, सब लोगों के मालिकाना में रहता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार इसमें नहीं रहता है, उसे कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। तीसरा नेशनल रिसोर्स, जिसके ऊपर मालिकाना सरकार का है, एक राष्ट्र का है, जैसे कि रोड है। और ओशिनिक एरिया हमारा जो है, आप लोगों को मालूम है, हमारा इंडिया का जो इलाका समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स है, मतलब 19.2 किलोमीटर तक की हमारा स्थल सीमा के बाद समुद्री क्षेत्र में है। ये हमारा एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल जोन में आता है। बाकी आता है इंटरनेशनल रिसोर्स, मतलब पूरे समग्र देश जो है संसार में उनका अधिकार है। जैसा कि जो ओशिनिक रिसोर्सेस बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हमारा जो अर्थनैतिक सीमा जो है उससे बियॉन्ड जो 200 नॉटिकल माइल से दूर जो है इलाका, उसे इंटरनेशनल रिसोर्सेस कहा जाता है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल वाटर। तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। ये एक दिलचस्प बात है कि भारत जो मैंगनीज न्यूडल उत्पादन करता है, निकालता है, वो इंडियन ओशन से निकालता है, जो कि 200 नॉटिकल माइल से दूर, हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से दूर। तो इस प्रकार भारत महासागर में एक सीमा के बाद भी उसका अधिकार है, क्योंकि बहुत सालों से ये ऐसा करता आ रहा है। अब हम चर्चा करेंगे रिसोर्सेस का जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये किस हद तक विकसित हुआ है। एक है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स मतलब डेवलप्ड रिसोर्स जो है, जिस रिसोर्स को अब हम व्यवहार करते हैं और जिसका परिमाण जो है क्वांटिटी है और उसका क्वालिटी, इसके बारे में हम भली भांति जानते हैं, इसे कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब व्हिच आर फाउंड इन एन रीजन बट इट हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड येट। जैसा कि राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का एक बहुत बड़ा संपदा हमारा है, लेकिन अब हम इसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा कुछ समस्याएं हैं, हम नहीं कर पाए हैं। आइदर इकोनॉमिक हो सकता है और टेक्नोलॉजिकल हो सकता है। तो ये पोटेंशियल रिसोर्स है, जिसे बोलते हैं संभाव्य संसाधन। और तीसरा है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है कि जो रिसोर्स के बारे में हम जानते हैं, ये हो सकता है, लेकिन हमारा जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसे कहते हैं H2O। लेकिन समस्या ये है कि हम H2O को सेपरेट नहीं कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए ये हमारा स्टॉक रिसोर्स है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे तो हाइड्रोजन से हमको शक्ति मिलेगी और ऑक्सीजन से हमारा जरूरतें भी पूरा हो पाएगा। चौथा आता है रिजर्व। रिजर्व का मतलब हमारा टेक्नोलॉजी है, हम क्वांटिफाई कर चुके हैं कितने परिमाण में है, लेकिन समस्या ये है कि हम आगे इसको इस्तेमाल करने के लिए स्टॉक के रूप में, रिजर्व के रूप में रखे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, अमेरिका के पास बहुत तेल संसाधन है। The oil reserve with America, United States of America, is too much, but America is not utilizing these resources now, because America waits that whenever all the resources of the world would be exhausted, finished oil resources, then America would start utilizing them. So it has been called as reserve resources.
So on the basis of development, resources can be classified as potential, developed, stock and reserve. So proceed to next. Development of the resources. Resources डेवलपमेंट मतलब क्या है कि रिसोर्सेस ज्यों की त्यों स्थिति में अगर रहेगा वो डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस हमारा किस लिए जरूरी है? क्योंकि हमारा जरूरतें पूरा करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए, लेकिन रिसोर्सेस के साथ कुछ समस्याएं हैं, जैसा कि रिसोर्सेस का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन। बड़े पैमाने पर हम रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं और ये जो यूटिलाइज करने के बाद उसका जो स्टॉक है खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रिसोर्सेस समरूप समस्त देश में उपलब्ध नहीं है। तीसरा आता है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है रिसोर्सेज को अगर हम इस्तेमाल करेंगे उसका हमारा इकोलॉजी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और चौथा होता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स धीरे धीरे खत्म हो जाता है और डिप्लेशन भी हो जाता है, उसका गुणवत्ता भी कम हो जाता है। तो इसीलिए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट को हमको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमको देखना चाहिए रिसोर्स किस तरह खुली ब्लूजूम होगा, कैसे डेवलप होगा और हमारा जरूरतें पूरा करेंगे उससे, और हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम इसको रखना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में अब हम यही चैप्टर में भी चर्चा करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग, आप जानते हैं ये दुनिया में मात्र 3% लोग प्लान करते हैं। जो लोग प्लान करते हैं वो सफल है, जो लोग प्लान नहीं कर पाते हैं वो विफल है। दे जस्ट स्विम इन द पॉजिटिव करंट इन द फ्लो of the water. They cannot change the course of the river or the water. So resource planning is widely accepted as the strategy for judicious use of resources. Plan किस लिए करना चाहिए? Whenever the resources are limited and judicious planning is essential so that we could expend the resources in a planned manner to continue it for a longer period of time. It has importance in a country like India which has enormous diversity in resources. तो प्लान हमको करना पड़ेगा। ये प्लान का प्रथम चरण क्या है? What is the first step? ना आइडेंटिफाइंग एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कहाँ है, कितने पैमाने पर है, कितने परिमाण में है, इसको हमको जानना पड़ेगा। और इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो इवोल्यूशन है इसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा। तो हमारा तकनीक ज्ञान कहाँ तक है, कहाँ तक वर्धित हुआ है, ताकि हम रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर पाएंगे। और तीसरा है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, मतलब हमारा जो रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान है वो हमारा नेशनल प्लान के साथ रहना पड़ेगा। नेशनल प्लान जो है ये नेशनल प्लान के अनुसार रिसोर्स अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया होगा, मैच करके जाएगा। रिसोर्स प्लानिंग शुड कोलैबोरेट विद द नेशनल प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग का ये जो चीजें हम चर्चा किए इसके बारे में यहाँ विस्तार से दिया गया है। तो इसमें क्या हम करेंगे ना, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, कितने क्वांटिटी पर है, कितना क्वालिटी है, उसका क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी कितने परिमाण में है, और एक प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा, जिसके द्वारा हम रिसोर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। और हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ रिसोर्स प्लानिंग को हमको करना पड़ेगा ताकि रिसोर्स को हम भली भांति अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाए। इंपोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ये रिसोर्स प्लानिंग का जरूरत क्या है, इसका गुरुत्व क्या है ना, इट इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के सब इलाके के पूर्ण विकास के लिए या समरूप विकास के लिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरत है। सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेस एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेस बिकॉज रिसोर्सेस आर एरिया स्पेसिफिक एंड स्पेस स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल राजस्थान में वाटर रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी वहां पर हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। Some regions are self-sufficient while other regions are very poor.
इन द मैटर ऑफ रिसोर्सेस। जैसा कि मध्य प्रदेश इज रिच इन मेनी रिसोर्सेस बट लद्दाख इज पुअर इन मेनी रिसोर्सेस। लद्दाख में बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं है, बिल्कुल रिसोर्सेस नहीं है, बोलने से भी ये गलत नहीं होगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। जो रिसोर्स का नष्ट हो जाता है रिसोर्स, इसको हम रोक पाएंगे। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। रिसोर्स को अंधाधुंध इस्तेमाल करने से पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो इसको हम भी रोक पाएंगे अगर हम प्लानिंग रूप से जाए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस कैन बी अवॉइडेड। हम रिसोर्स को एक प्लानिंग वे में खर्चा करेंगे ताकि ये बहुत दिन तक चलेगा, जिसे हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत में जो रिसोर्स का प्लानिंग है, ये आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वांटिफाइंग एंड क्वालिफाइंग एंड एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्स। ये रिसोर्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ हमको करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम 2 बार भी चर्चा यहाँ कर चुके हैं। ये इसका रिपीटेशन सिर्फ है। तो रिसोर्स प्लानिंग का एक पैराडॉक्स है, इसका एक डार्क साइड हमको देखने के लिए मिलता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। रिसोर्स का होना एक क्षेत्र का विकास के लिए उसका बड़ा सा योगदान है, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder the development। अगर रिसोर्सेस है, इसका मतलब ये नहीं कि विकास हो जाएगा। रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए जो तकनीकी ज्ञान है और जो संस्थानगत चीजें जरूरी है, इसे हमको हासिल करना पड़ेगा, अन्यथा हम रिसोर्स को कभी भी ठीक तरह व्यवहार नहीं कर पाएंगे। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions। जैसा कि उड़ीसा के बारे में आप लोग जानते हैं, ये जो उड़ीसा है हमारा, ये रिसोर्सेस जो है, मिनरल रिसोर्सेस बहुत है, लेकिन गरीबी के जो रेखा है उड़ीसा में सबसे ज्यादा, अगर हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। In spite of many valuable resources, especially mineral resources available in Odisha, Odisha is still marked as a poor state. The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। इंडिया में जब आए ये जो विदेशी फिरंगी या यूरोपियन कॉलोनियल पावर, ये सब रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ का जो मिनरल रिसोर्सेस है, यहाँ का जो कपास है और यहाँ का स्पाइसेस है, मसाला है, इसे इस्तेमाल करने के लिए, इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए ये भारत आए थे व्यापार करने के लिए। इट वाज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प्ड देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेस ऑफ देयर रीजन एंड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। देयरफॉर resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। तो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, उन लोगों का मतलब जो कॉलोनियल पावर उनका अधिक था, फॉर दैट रीजन ओनली दे एक्सप्लॉइटेड मेनी रिसोर्सेस फ्रॉम इंडिया and ruled over India for a longer period of time, that to 190 years। That is the case with India। So we learned a lesson that technological development and institutional changes are badly needed for the development of resources। लेकिन रिसोर्स होते हुए भी ये जो पैराडॉक्स है, उड़ीसा जैसे राज्य गरीबी के जो रेखा में बहुत निचला स्थान पर है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जरूरत है, एडवांसमेंट जरूरत है, ये उड़ीसा के पास नहीं। तो इसके बाद आता है रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्व मतलब उसको संरक्षण करके रखना। प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स एंड टू स्टोर ए पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड एज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि प्लान्ड वे में उसको खर्चा करना और भविष्य के जो पीढ़ी है उनके लिए भी रखना रिसोर्सेस, क्योंकि मेनी रिसोर्सेस आर नॉन रिलेबल एंड एग्जॉस्टिबल। बहुत रिसोर्स जो है, बहुत संसाधन
बहुत सारे संसाधन ये अनवीकरणीय है और एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म होने वाले हैं। इफ वी कंजर्व देम वी कैन यूज देम फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम उसको संरक्षण करें तो ज्यादा समय के लिए हम खर्चा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज, इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इसका जो रिसोर्सेस नष्ट होता है ये नहीं होगा, फल ये होगा कि हमारा अर्थनैतिक प्रगति होगी रिसोर्स को अगर हम देख रेख के खर्चा करें। रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ऑल्सो, क्योंकि रिसोर्स को अगर हम देख के खर्चा करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण के प्रति जो नकारात्मक प्रभाव है उसका होना कम हो जाएगा। गांधी जी एक बार बोला था, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नथिंग फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लोभ। एक व्यक्ति का लोभ को पूरा करने के लिए दुनिया का जितना रिसोर्स है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रकृति है ये हम सबका जरूरत पूरा करने के लिए रिसोर्स या संसाधन हमारे पास रखा है, हमारे लिए रखा है। तो महात्मा गांधी वाज राइट इन हिज व्यूज। ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन। ये संसाधन की जो कमी होना, ये जो डिप्लीट होना, द लेसनिंग ऑफ resources is due to the over exploitative and the selfish design of some of the individuals who extracted resources as much as they could। जितना ज्यादा हो सके रिसोर्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स का हम यूज करते हैं। इसका कारण रिसोर्स का डिप्लीशन या रिसोर्स का कमी हो जाता है। महात्मा गांधी मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। मास प्रोडक्शन का मतलब मशीन के द्वारा बड़े पैमाने पर चीजों का उत्पादन के खिलाफ उन्होंने थे, बल्कि वो चाहते थे कि प्रोडक्शन बाय द मास। इसीलिए उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री जो है, कॉटेज इंडस्ट्री का शुरुआत करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था, जिसे बोलते हैं कुटीर उद्योग। महात्मा गांधी इसीलिए मशीन के संस्थापन के विरुद्ध थे, क्योंकि मशीन लगेगा तो बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे, पहला चीज। और दूसरी चीज ये है कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल ज्यादा हो। तो महात्मा गांधी वाज राइट इन हिज व्यूज रिगार्डिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन में आजकल एक शब्द आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुनते होंगे, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है ना? द इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा पर्यावरण के ऊपर जो प्रतिकूल या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसे कम करना, मतलब पर्यावरण का सुरक्षा करना। साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है हमारा, फ्यूचर जनरेशन के प्रति हमको उनका जरूरत को भी नजर में रखना चाहिए, हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ताकि वो भी सामान का या चीजों का, संसाधन का इस्तेमाल करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मेनी ऑफ द रिसोर्सेस आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिव। ऐसा बताया गया है आप लोगों को ऑलरेडी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस रिसोर्सेस विल अफेक्ट द नीड ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। एक जमाना आएगा कि हम लोगों को या हमारा जो भविष्य की पीढ़ी है उनके लिए कोयला नहीं मिलेगी, पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, लोहा नहीं मिलेगा, चांदी नहीं मिलेगी और कॉपर नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन वो दे शुड नॉट बी डिवॉइड फ्रॉम द यूज ऑफ रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस के कारण आज आप लोगों को मालूम है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, एसिड रेन, ऐसे कई सारे समस्याएं होते हैं। इसके साथ साथ जो ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए हमको देखना पड़ेगा कि ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है उसको भी हमको रिड्यूस करना है। ये रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मुद्दा है। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस बाय मैन, मैनी रिसोर्सेस आर डिप्लीटेड, फॉरेस्ट एक्सेसिव यूज होता है,
फॉरेस्ट रिन्यू हो सकता है, लेकिन एक फॉरेस्ट रिन्यू होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। रिसोर्सेस गॉट accumulated in the hands of a few people. The society is divided into rich and poor. It is unequal access. कुछ लोग जो है उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल रिसोर्सेस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दे आर एसोसिएटेड विद द रिसोर्स डिप्लेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर ये जो चिंता है ये आज का नहीं है, बहुत दिनों से चलता आ रहा है। फर्स्ट टाइम इन ए सिस्टमेटिक वे इट वाज स्टार्टेड बाय द क्लब ऑफ रोम इन इटाली इन 1968। इसके बाद 1974 में गांधीयन फिलोसॉफी जो है, देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नथिंग फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। सब लोगों के जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, जरूरतें पूरा करने के लिए हमारा प्रकृति हमारे लिए पर्याप्त रूप में संसाधन रखा है, लेकिन एक व्यक्ति का लोभ को पूरा करने के लिए संसाधन का अभाव है। इस विचार को लेकर स्कूमाकर एक किताब लिखे थे, किताब का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और इसके साथ साथ ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में एक शब्द उन्होंने निकाले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द फर्स्ट वर्ड कोडिफाइड दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987। और इसके साथ साथ उन्होंने ये ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट के बाद एक किताब निकला जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और इसके साथ हमारा कॉमन फ्यूचर जो है, इसके बाद रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में जो अर्थ समिट हुआ उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जोर दिया गया। आज भी आप लोगों को मालूम है जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है उसका थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। तो हमारा जो विषय है हम यहाँ पर इसे खत्म करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक को हम 2 या 3 हिस्सों में बांटेंगे, बड़ा सा टॉपिक है। तो इसीलिए ये जो रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट है, ये अर्थ समिट में चर्चा किया गया हमारा पृथ्वी को किस प्रकार हम सुरक्षित करके रखेंगे। इसमें एक नया चीज बनाया गया जिसका नाम था एजेंडा 21। 21 एजेंडा को ड्रॉ आउट किया गया, ये कार्यविधि को ड्रॉ आउट किया गया कि ये किया जाएगा। इसमें लोगों का जो हेल्थ है, स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रोकना है और डिजीज जो है उसे भी मुक्ति पाना है। सब लोगों को खाद्य सुरक्षा या फूड अवेलेबल कराना है, ये सब चीजें थे। इसके साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी था। तो हमारा रिसोर्सेस के बारे में, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर 1 है, इसका सेकेंड पार्ट में हम पूरे लैंड रिसोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब वीडियो बनाऊंगा पहले आप लोगों को ये मालूम होगा। धन्यवाद। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।